नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और सीएम के बीच चल रहे राजनीतिक विवाद अब कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। जुड़ गए हैं तनुज जी, बहुत स्वागत है। तनुज जी, कैसे देख रहे हैं सर? जैसे कि मैंने पहले कहा था कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब गवर्नर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री की शिकायत लेकर। ऋषिका, बंगाल के अंदर जिस तरीके की कमेंटिंग होती है एक तरीके से पार्टी तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, निश्चित रूप से इससे कोई भी पार्टी का दल हो, गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट पोजीशन होती है स्टेट के अंदर, लेकिन उनके पास में इस तरीके की सीधे कोई एक्शन लेने के लिए मतलब इन बातों को लेकर के राइट्स नहीं होते हैं। इसलिए कोर्ट में उनको एक मानहानि का दावा उन्होंने पेश किया है और निश्चित रूप से मुझे लगता है हाई कोर्ट उच्च न्यायालय भी जो है एक मीडिएशन का ही काम करेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकते हैं। इस वजह से सिवाय समझाइश के मुझे नहीं लगता है इसमें कोई और फैसला लेकिन तनुज जी, शायद इसको ही लेकर मतलब हाई कोर्ट। लोकतंत्र का क्या संदेश जाएगा? लोकतंत्र का क्या देखिए, संदेश जनता के बीच में जाएगा? ऋषिका, बंगाल से कभी भी लोकतंत्र का संदेश क्या गया है हम उस पर बात करते हैं। आज 1967 में जब लेफ्ट और लेफ्ट की गवर्नमेंट थी, साथ में पीपल्स यूनाइटेड की गवर्नमेंट थी, अजय मुखर्जी चीफ मिनिस्टर बने, डिप्टी सीएम ज्योति बासु बने। उस समय पर भी गवर्नर जो धर्मवीर जी थे, उन्होंने सरकार बनाने के लिए इनको बोला, एक समय दी, डेडलाइन दी, पर ये लोग उन्होंने अपनी मनमर्जी चलाई। सरकार बनाने के लिए जो पेशकश करने का जो समय था, उस समय में इन्होंने सरकार नहीं बनाई। 1969 में वो सरकार गिरी। जो प्रणब मुखर्जी कांग्रेस बांग्ला कांग्रेस में थे उस समय, उस दरमियान एक जो गवर्नर के विरोध में आवाज उठी। उसके बाद सन 1984 में लेफ्ट के द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त करने हेतु अपना एक कैंडिडेट दिया गया था, पर क्योंकि उस समय भी गवर्नर ने किसी और कैंडिडेट को अपना कुलपति बनाया था, जो लेफ्ट का कैंडिडेट था वो कुलपति नहीं बने थे। इस बात को भी लेकर के हम सबको याद है, सहकारिता आयोग कमीशन का गठन किया गया था 1985 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उस समय जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आर.एस. सहकारिया जी जो थे, वो इस कमीशन के चेयरमैन थे और उन्होंने एक रिपोर्ट जो 1988 में सबमिट करी थी, उसके अंदर उन्होंने केंद्र सरकार को मंशा रखी थी कि जो राज्यपाल है उनका इंटरफेरेंस राज्य में बढ़ना चाहिए और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ में उसमें और एंगेजमेंट होना चाहिए। लेकिन जब राज्यपाल का इंटरफेरेंस बढ़ता है सर, तो इस तरह के फिर गतिविधियां सामने आती है। आप ये देखिए, जब जगदीश धनखड़ जब राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, उस समय टीएमसी के कार्यकर्ता कभी पत्थर फेंक रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, इस तरीके की सारे गतिविधियां हुई। केंद्र सरकार को सुरक्षा मुहैया करानी पड़ी। पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भी गवर्नर का भरोसा नहीं था उस समय। देखिए, आज का चाहे मुद्दा हो, चाहे जगदीश धनखड़ जी के समय का हो, चाहे त्रिपाठी जी के समय का हो, चाहे धर्मवीर जी के समय का हो, हमेशा ही हमने ये चीजें नोटिस करी हैं कि जब भी राज्य में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पद पे आता है, तो वहां की सरकार को प्रॉब्लम होती है। और वही चीज हम अभी भी देख रहे हैं। एस.के. गांगुली, जो कि पश्चिम बंगाल मानव अधिकार आयोग के पहले चेयरमैन रहे हैं, उनके ऊपर भी यौन प्रताड़ना के संबंध में एक उन्हीं की जूनियर ने जो है आरोप लगाया था। बाद में वो आरोप निराधार निकले और वो भी तृणमूल कांग्रेस की ही कोई कार्यकर्ता थी। आज हम मंथन में बैठे हैं और ये मंथन करने योग्य है, क्या पश्चिम बंगाल की स्थिति में कभी भी कोई सुधार आ पाएगा और आएगा तो क्या पश्चिम बंगाल का जब हम राजनीतिक परिदृश्य देखते हैं तनुज जी, तो जैसे आप बता रहे हैं कि कभी भी लोकतंत्र का क्या संदेश पश्चिम बंगाल से गया है, ये देखने योग्य है कि जिस तरह से आपने यहाँ पर विश्लेषण किया है बहुत अच्छे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए गवर्नर पर जिस तरह से यौन शोषण के आरोप भी लगाए गए हैं, 2 केस उनके ऊपर दर्ज है और उसके बाद अब गवर्नर जब खुद हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री की शिकायत लेकर, तो क्या वहां का राजनीतिक परिदृश्य होगा, इस पर मंथन करना भी बेहद जरूरी है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बंगाल में